बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 21 अप्रैल साल 2022 और आज जुमेरात का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ है कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। खबरों का आगाज करें। खबरों का आगाज और खबरों का आगाज एक्चुअली एक सवाल से है। हाँ। दादाजी जिस तरह से डॉलर अप्रिशिएट हुआ है ना और स्टॉक मार्केट डॉलर नीचे ऊपर गया है, स्टॉक मार्केट नीचे आई है। मुझे लग रहा है कि मिफ्ता के बस की बात नहीं है। मेरा सवाल यह है कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी ये अर्ज किया था कि इफ वाली बात है, ठीक है? अच्छा जी। इफ वाली बात है, अगर वो आ गए तो मार्केट जो है वो आपको 2000 पॉइंट का और फटा या सलामी पेश करेगी और डॉलर 10-12 रुपए और निकालेगा। ओके। लेकिन चूंकि कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई हैं जिसके नतीजे में वो फिलहाल नहीं आ रहे। क्या डेवलपमेंट है वो बताएं। डेवलपमेंट ये है कि मतलब कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के फैसले का इंतजार करेंगे जिसमें ताहियात ना अहली वाला फैसला है। अच्छा, ठीक है ना? वो केस लगा हुआ है ना? वो केस लगा हुआ है। अब 12 जून से मेरे ख्याल छुट्टियां हो जाएंगी अदालत की और सितंबर तक जारी रहेंगी। ठीक है? और सितंबर तक इसका मतलब है कि उनका केस सुप्रीम कोर्ट में जो कि ये लेके गई है ना हमारी इस बार एसोसिएशन जो लेके गई हैं कि किसी भी जुर्म की सजा जो है वो ताहियात नहीं हो सकती ना, नाअहली। क्योंकि जब उम्र कैद की सजा भी जब आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी 14 साल की देते हैं तो इसका मतलब होता है कि 14 साल के बाद उम्र कैद की सजा भी खत्म हो जाती है। तो ये कैसे हो सकता है? आप उसको मतलब देखें ना, बाकी सारी जो नाअहलियां हैं वो ये है कि जी मतलब कि इस सीट से नाअहल अब वो दोबारा इलेक्शन लड़के आ जाए। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आएंगे ना वापस नाअहल होने के बाद? जी आए ना। तो इसी तरह ये रिव्यू लेके गई हुई हैं हमारी जो बार एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारे गए हुए हैं। वो केस टेकअप हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। दरमियान में ये फड्डा पड़ गया कि जनाब अच्छा हुकूमत भी वही सवाल लेके चली गई। हुकूमत भी वही सवाल लेके चली गई कि जनाब जो हमारे खिलाफ वोट दें पार्टी पॉलिसी के खिलाफ उनको ताहियात ना अहल होना चाहिए। अब इमरान खान साहब और उनके मुशीरों को ये नहीं पता था कि ये केस इनडायरेक्टली वो नवाज शरीफ का लेके जा रहे हैं। अगर इस रेफरेंस के साथ सुप्रीम कोर्ट वो बार एसोसिएशनों वाली एप्लीकेशन जोड़ देता है, जो कि उसने जोड़ दी हुई है, मेरे जहन में आया, जो कि उसने जोड़ दी हुई है, तो इसका मतलब है कि इस केस में इनडायरेक्टली रिलीफ मिलेगा जनाब नवाज शरीफ को। तो ताहियात नाअहली खत्म होगी। उसके बाद फिर आ जाए आप जो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है और जिसमें उनको अब्सकॉन्डर या भगोड़ा करार दिया गया हुआ है, तो वो केस लगेगा। और उस केस के अंदर जो है वो आप मतलब अदालत तो उस केस से जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है। अब मरियम नवाज शरीफ जान नहीं छोड़ रही। वो कहती है नहीं, मैंने कुछ वीडियोस जो है वो ऑन रिकॉर्ड लेके आनी है। तो उसने पिछली तारीख के ऊपर टाइम मांग लिया था। तो अब मेरा ख्याल है कि ईद के बाद वो केस टेकअप होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो मरियम का केस अलग हो गया हुआ है, नवाज शरीफ साहब उसमें अब्सकॉन्डर डिक्लेयर करके उनका केस बंद कर दिया गया हुआ है। ये कह के कि जब वो वापस आएंगे तो फिर उनका केस अब टेकअप होगा। जाहिर है कि अगर किसी को आप अब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर देती हैं अदालतें तो उसके बाद उसको अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ता है। तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। हमने आपको बता दिया था कि नवाज शरीफ साहब का जो घर है उसको हो सकता है सब जेल करार दे दिया जाए। वैसे जेल चले भी जाएं, पहले भी वो रह चुके हैं। तो इस तरह उनका मामला भी अगले इलेक्शन से पहले पहले निपटाया जाना है, क्योंकि वो एक गलत फैसला था, गलत हरकत थी, एक साजिश का हिस्सा था। जब साजिश करने वालों ने वो साजिश वापस लपेटने का फैसला किया है तो वो इकदामात भी उसी तरीके से वापस लपेटे जाएंगे जिस तरीके से उनको बिछाया गया था।
बिल्कुल सही। हाँ। समझ लग गई। अब जब मियाँ साहब फौरी तौर पे नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि इसहाक डार साहब भी नहीं आ रहे। तो इसहाक डार साहब नहीं आ रहे तो फिर ले दे के मिफ्ता बनता था। दफ्तरी काम के लिए डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा जो है, जो कि हफीज़ पाशा साहब की बेगम साहिबा हैं, लेकिन खुद माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड खातून है, PhD कर रखी है उन्होंने और पढ़ाया भी है सारी उम्र। लेकिन वो पंजाब की भी फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं, अगर आपको याद। जी जी। अपने डॉक्टर तकीर शाह साहब उनके पर्सनल स्टाफ अफसर आए हैं, आपको याद हो कि वो पंजाब में भी उनके पर्सनल स्टाफ अफसर थे। तो फाइनेंस मिनिस्टर भी उन्होंने वही लिया है, अपना ही पंजाब वाला ही लेके गए हैं, चाचू जो हैं ऊपर मरकज में। हाँ जी। मरकज में। तो दफ्तरी हवालों से तो वो हैं, लेकिन मुझे याद है 2011 में जब एक टीवी पे ट्रांसमिशन कर रहे थे, इसकी बजट ट्रांसमिशन कर रहे थे, बहुत सोबर लेडी हैं वो। तो उसमें वो खातून जो थी वो आई फिर हमारे प्रोग्राम के अंदर और 2.5-3 घंटे उनके साथ टीवी स्क्रीन पे गुजारे मैंने। तो पता चला कि मतलब कि बहुत अच्छी सुलझी हुई खातून, सुलझे हुए ख़ानदान की, सुलझे हुए पस मंज़र की, पढ़ी लिखी खातून है। लेकिन वो पॉलिटिशियन की जो चीची है ना, जो फिक्रेबाजी है, वो नहीं कर सकते, जो इस बात पे मैं जी आपको जी। लाना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मीडिया को फेस करने के लिए मिफ्ता रहेगा, वो फेस रहेगा हुकूमत का, फाइनेंस का, इस हुकूमत का, और काम करने के लिए डॉक्टर साहिबा होंगी। ठीक है। और चाचू जो हैं वो डॉक्टर साहिबा का बहुत एहतराम करते हैं। डॉक्टर साहिबा कह दें कि ये होना है तो वो होना है, ठीक है। और अगर डॉक्टर साहिबा कह दें कि ये नहीं हो सकता तो फिर वो नहीं हो सकता। चाचू उनके साथ आर्गूमेंट नहीं करते। ज़्यादा स्किल्स उनकी है ना इकोनॉमी में। मेरा मतलब है। और देखें ना, वो खातून जब पंजाब की फाइनेंस मिनिस्टर थी तो पंजाब ने 3 बसें, लाहौर, पिंडी इस्लामाबाद और मुल्तान वाली। मुल्तान वाली, और अपना अल्लाह भला करे आपका ये ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन। ऑरेंज ट्रेन, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो थे उन्होंने एग्जीक्यूट करवाए, और पंजाब ने करवाए ना और ये। 500-550 अरब रुपया खजाने में भी पड़ा था पंजाब के। जी जी। और मतलब ये बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट थे यार, ठीक है ना। और वो खातून ऐसे दामन झाड़ के निकली हैं कि कोई उनके ऊपर कोई एक आने का भी नहीं आया वो, हालांकि उनके कलम से निकले हुए हैं ये सारी चीज़ें। ये बात चाचू वैसे किसी को क्रेडिट तो नहीं लेने देते ना, जब चाचू होते फिर चाचू ही धमाल डाल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप बैकएंड के ऊपर देखें तो ये सारी चीज़ों की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन वो उन्होंने की थी। ठीक है। एक और बात इस प्रोग्राम के हवाले से फिर हम चलते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कैंसर को एक ऐसा डॉगमा बना दिया गया है, और फिर उसके ऊपर भीख भी बड़ी दुनिया से मिलती है। तो इमरान खान साहब ने कैंसर का इंस्टीट्यूशनल इलाज होने ही नहीं दिया पाकिस्तान के अंदर, और माशाल्लाह कैंसर के मबलग उनके पास 50 या 60 बेड हैं। बाकी जनरल सर्जरी वगैरह के लिए लंबा माल बनाते हैं। ठीक है। मतलब हमारी जो एलीट है उसके अंदर तो एक फैशन है ना, मैं शौकत खान से इलाज करवाने में बटक्स तक तो वहाँ से करवाते हैं। ठीक है। खवातीन वो क्या होता है, बुटॉक्स जो टीके शिके ला के सोना काटते हैं। इमरान खान ने अपना एक बाकायदा रखा हुआ था, जिसको पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का चेयरमैन लगाया था। वो वही था ना जो खान साहब को रोजाना खूबसूरत बना रहा। एक दिन नस गया सी अपना लिसनर है। जी जी, वो तो शारजा बैठा हुआ है। वो जान बचा के दौड़ गया लेकिन वो उसको उसने चेयरमैन बना दिया। तो खैर बात क्या हो रही थी कि हाँ यार, एक बात का क्रेडिट ना देना ना वो बड़ी ज्यादती होगी। एक बंदा, उसका नाम है ख्वाजा सलमान रफीक, साद रफीक साहब का छोटा भाई, और यही उसकी सबसे बड़ी, जिसे कहना चाहिए, डिसएडवांटेज है। वो बच्चा, वो नौजवान जो है, तो खैर बुजुर्ग हो गए हमारे जितने, उसके बाल सफ़ेद हो गए उनके, मेरे। लेकिन चूंकि मेरा दौर जो है वो साद रफीक साहब वाला दौर है, और वो छोटे हैं तो वो हमेशा बड़े भाइयों की तरह ही ट्रीट करते हैं। सलमान इसका मास्टरमाइंड था कि हम कंपनियों से जो दवाई बनाती हैं इसकी कैंसर की, उन कंपनियों से दवाई लेके इस तरह हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब उनके साथ एग्रीमेंट करे कि वो कंपनियां कहती थीं कि अगर आप 12% हमें टोटल कीमत का अदा कर दें तो 88% हम डोनेशन डाल देंगे।
ओके। ठीक है, मरीज जाके रजिस्टर हो सरकार के अस्पताल में, उसके सारे टेस्ट हों मुफ्त वहाँ पे, और उसको क्वालिफाइड डिक्लेयर करके उसका केस जो है वो आप हमें भिजवा दें। हम एक पैकेट में हर 3 माह के बाद या हर महीने के बाद या हर 6 माह के बाद हम वो दवाई उसके एड्रेस पे भिजवा दिया करेंगे। ठीक है, और उसकी तरफ से जो रिसीविंग होगी वो ऑडिट को चली जाया करेगी कि हाँ जी ये दवाई थी, ये उधर चली गई, ये हो गया। हजारों मरीज थे जिनकी सफ़ेद पोशी जो थी वो कायम रहती थी इस तरह से, उन्हें किसी के सामने जाके लाइन में नहीं लगना पड़ता था, भीख नहीं मांगना पड़ती थी। और इन बदबख्तों ने आके वो सबसे पहले वो एग्रीमेंट ख़त्म किया। वो कंपनी कहे कि जनाब सरकार अगर हमें 12% देगी तो हम अपनी तरफ से ये डालेंगे। ठीक है, 12% था या 20% था, वो पंजाब हुकूमत अदा करती थी उस कंपनी को, और वो कंपनी आगे तमाम मरीज़ों को दवाई दे देती थी, और वो दवाई की रिसीव जो होती थी वो मरीज़ जो था वो जाके अस्पताल जमा कराता था और अगली दवाई का पैकेट फिर उसे मिल जाता था। ठीक है, तो हम ये तवक्को रखते हैं, चूंकि पंजाब में हुकूमत नहीं आई तो अब किससे मुतालबा करें, अभी तक हुकूमत मुकम्मल तो नहीं हुई ना पंजाब में जी। ठीक है, तो हम मुतालबा करते हैं जी कि वो स्कीम को बहाल करें और फ़ौरन करें और जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि बहुत सारे लोग तो दवाइयाँ ना मिलने की वजह से इस दुनिया से चले गए, और जो हैं उनकी तकलीफ़ों में कमी की जाए। कैंसर के पेशेंट को तकलीफ़ भी बहुत होती है, ठीक है, और उसका मरना अगर आप आसान कर दें तो ये भी उसके ऊपर एक एहसान है। हाँ, बात बिखर बहुत गई, जरा वाइंड अप करें। चले, बहरहाल ये थी मैंने कहा कि ये 2 बातें चूंकि इंसानी हवाले से हैं तो इसको कर दिया जाए। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं IMF से मुज़ाकरात करने के लिए अमेरिका रवाना हुए। लंदन उन्होंने ठहरना ज़रूरी समझा और वहाँ पे ठहर के उन्होंने मियां नवाज से मुलाकात की। नाल खलोता सी नासर भट्ट। नासर भट्ट दियां मुस्कुराहटां संभालियां नहीं जा रही। क्यों भला? क्यों? मसूफ एक और केस जीत गए। किसके खिलाफ? भी पाकिस्तान के एक मीडिया हाउस के खिलाफ। मैं कहा भट्ट साहब सुनिया केस जीत गए, कहते अजी नहीं दसना किसी ने अजे खबर, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਂਗਾ नहीं दसना नहीं। वो कोई मिलियंस ऑफ पाउंड का केस जीतया जी उस टीवी के ऊपर बैठ के, तो उसके तबसरा निगारों ने भट्ट साहब की शान अक़दस में गुस्ताखी की थी। वो टीवी का प्रोग्राम जो था वो इंग्लैंड में चल गया, उन्होंने मुकदमा ठोक दिया, मुकदमा जीत गई। भट्ट साहब ने बड़ी अन्नी पाई हुई है यार, मेरा मतलब तीसरा चौथा को मुकदमा। और मिफ्ता सब्सिडी को जो है ना उसके हक में नहीं है। मिफ्ता कह रहा है सब्सिडी बंद करनी पड़ेगी, पावर की सब्सिडी बंद करना पड़ेगी। मिफ्ता साहब ने और भी बड़ी मोंगियां मारी हैं, पेट्रोल की सब्सिडी मिफ्ता भी। साहब की मैनेजमेंट से एग्री नहीं कर रहा। ठीक है, बेसिकली मिफ्ता फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है कि वो सिस्टम के अंदर जाके जो 2 नंबरियां हो रही हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे, जिसके नतीजे में ये सब्सिडियां देनी पड़ रही हैं। मिनिस्टर का तो ये काम होता है, या मेरा ख्याल वो स्पेशल असिस्टेंट है, लेकिन आपका महजूर ये काम है। खैर आयशा साहिबा लगी होंगी, मेरा ख्याल है कि वो इस पे काम कर रही होंगी, और करना चाहिए कि सिस्टम के अंदर जो 2 नंबरियां हो रही हैं जिसके नतीजे के अंदर प्राइस हमें ज़्यादा चुभ रही है, ठीक है, तो उसका करना चाहिए। तो अब देखें ना, सऊदी अरब कहता है कि हम कोई सब्सिडी नहीं देंगे और इंटरनेशनल प्राइस के मुताबिक पेट्रोल देंगे, तो सऊदी अरब में 140 रुपए का लीटर हो गया ना। अच्छा, हाँ ठीक है। सऊदी अरब में जहाँ पे कि एक वो जो रियाल है उसका एक मिला करता था गैलन, 4 लीटर, वहां पे 1 लीटर 140 पाकिस्तानी रुपए का हो गया। मजा आया जी? सही है, ठीक है, इक्वेशन रिवर्स कर दी उन्होंने। 4.25 दिरहम का 1 लीटर कर दी, जो मेरा ख्याल इतना की सुना है, तो वो पाकिस्तानी रुपयों में 140 रुपये का पड़ता। एनी हो, पाकिस्तान ने जो LNG के लिए बिड दी थी, इंटरनेशनल बिड, उसका जवाब आ गया, और सबसे महंगी बिड जो है वो आई है $29.5 की पर MMBTU, और सबसे सस्ती आई है $25 पर MMBTU, $25.25, $25.15 पर MMBTU की बिड आई है। आप अंदाज़ा करें कि ये 25 से लेके 30 के दरमियान ये हम मई जून की डिलीवरीज मांग रहे हैं उनसे। अभी विंटर की बात नहीं हो रही, ठीक है, स्पॉट बाइंग करने की हम कोशिश कर रहे हैं ना। ये इनके ख्याल में, ये जो नाहलों की हुकूमत गई है, इनके ख्याल में ये सस्ती है, और जो $6 के ऊपर शाहिद खकान अब्बासी ने 12 महीने का सौदा किया था, वो महंगी और करप्ट थी, वो महंगी, मदर ऑफ ऑल स्कैम्स उसको कहा गया था, स्कैम थी।
और शीदत अली वापस आया कि नहीं सुनिया दौड़ गए, पता नहीं। उम्रे के बहाने दौड़ गए उसने। शीदत अली कल्ला नहीं गया, नाल कैमरामैन भी लेके गया, वो हर मौके की शीदत अली की तस्वीर खींच जरा मुबादला के जखायर किस चक्कर में पड़ गए? है। पैसे कहाँ से आए? ये तो चेक, ऐसा तेरा काम है ना, तू चेक करना, तेरा शोभा है। ज़कातें आई हैं हैं? रेमिटेंस के। नहीं, मेरा ख्याल है कि दादाजी लोग भेजते हैं ना खर्चा खुर्चा ज़कात आहो, सारे। आहो। लेकिन इजाफा बहुत थोड़ा सा है, 1.69 करोड़ डॉलर्स। वो फिर ज़कातें ही हैं। ठीक है जी, अल्लाह आपका भला करे। तरीन साहब की तो सुन लें यार, इसकी भी सुन लें कोई बंदा। की कहता है ये खबर चेक करें। गवर्नमेंट में ट्राई टू लिक्विडेट अनबजटेड सर्कुलर डेट टू डिस्क्रेडिट पीटीआई। हाँ, अनबजटेड सर्कुलर डेट जो है उसको लिक्विडेट करके हुकूमत जो है वो पीटीआई को अपना गंदा करेगी। गंदा करेगी। वैसे तरीन साहब आपको गंदा करने की लोड़ है वैसे। ये तो है। अपने आप को गंदा करने के लिए आप खुद ही काफी हैं हसूल। नहीं, आपको गंदा करने की लोड़ है। अब देखिए, आपका बैंक अगर नहीं बिकने दिया रजा बाकर ने, तो आपकी उसके साथ खे बखे थी, और इसी खे बखे के अंदर आपने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। इन मसूफ का बैंक था, ये बेचना चाह रहे थे। मलिक रियाज को इन्होंने घेर भी लिया, मलिक राजी भी हो गया, लेकिन रजा बाकर ने लत मार दी। उसने कहा ये तो इतनी सारी डेट्स हैं और इसकी तो इक्विटी ही नेगेटिव में है, ये रीड्रेसिंग करके, विंडो ड्रेसिंग करके तो ये बेचना चाह रहा है, तो मैं नहीं बेचने दूंगा। रजा बाकर लत्तों ले गया। उसके बाद बेचारे बहुत दुखी हैं। दुखी लोगों की बातों पे नहीं जाना चाहिए। पावर टैरिफ जैसे आजकल एक बंदा शोर मचाता फिरता है कि ये मेरी वीडियो जारी करने लगे। उस दुखी के ऊपर भी शोर नहीं मचाना। पावर टैरिफ हाइक दादाजी अनदर है। पावर टैरिफ हाइक कौन सी है? फ्यूल एडजस्टमेंट वाली नहीं है, इस दफा नहीं है। अच्छा दादाजी, इस दफा जो है ना वो 4.85 रुपीज 4.85 का टैरिफ हाइक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी अगेन। और हाँ, फ्यूल एडजस्टमेंट ये मार्च के लिए। फ्यूल एडजस्टमेंट मार्च का है ना। लेकिन दादाजी फ्यूल यार बात ये है कि 3 माह पुराना तक आप ले सकते हैं ना फ्यूल एडजस्टमेंट। मार्च तो अभी गुजरा है, तो 3 माह गुजरने तो देना इस हुकूमत को आने को। यार अपनी बारी आप कहते थे 6 माह पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर लें, इन्ना बारी 6वें दिन ही तुझ मोटा कर ले यार, तो कोई गल ना हुई। लेकिन डॉलर 106 ये तो पे पहुंचा ना। ये तो दिन मशवरे देने के हैं ना, ऐ करो ऐ करो ऐ करो। अब एलएनजी भी सस्ती हो गई है, अब पाकिस्तान ट्रैप होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने लगाए थे कि एलएनजी सस्ती है। तारीख अपने आप को दोहराती है। बेनजीर भुट्टो साहिबा को यह पढ़ाया गया कि फर्नेस ऑयल दुनिया के अंदर अबेंडेंस फिर रहा है, इन अबेंडेंस, ठीक है। और 2-2.5 हजार रुपए का टन मिलता था, 2-2.5-3 हजार रुपए का टन मिलता था। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने आईपीपीज की कैलकुलेशन करवाई कि वर्स्ट कम वर्स्ट कितना होगा, डबल हो जाएगा। मोहतरमा ने 6,000 रुपए पर टन के ऊपर कैलकुलेशन करवाई और आईपीपीज लॉन्च कर दिए। दुनिया के अंदर ऐसा चक्कर चला कि फर्नेस ऑयल की कीमत 32,000 रुपए टन हो गई। कितनी? 32,000 तक उस वक्त गई थी। हाँ, 1 लाख रुपए टन तक गई है भाई। ये तो अब की बात है ना, उस वक्त क्यों? अब जो लोग ये मशवरा दे रहे थे उनके विजन ही नहीं थे। जिन्होंने मशवरा दिया था ना, मतलब कि ENI जो थी वो, उसने हमें आखिरी ऑफर की थी इमरान खान साहब को आए हुए 1 साल हुआ था। उसने कहा था कि आपने, जिसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने शोर मचाया था, उन्होंने कहा था आप हमारे साथ 30 साल तक की LNG का कॉन्ट्रैक्ट कर लें, हम आपको $4.5 एट एन एवरेज LNG की स्मूथ सप्लाई की गारंटी देते हैं। ठीक है। इन्होंने कहा नहीं है, जरा बाहर आके सानू दियो ना, असी पाकिस्तान लोगों बेचांगे। इन्होंने नहीं ली, रिजेक्ट कर दिया ऑफर। वो कंपनी चली गई। वो अपना टर्मिनल भी अलग बनाने के लिए तैयार थी, ठीक है। इन्होंने उसका जो डोमेस्टिक पार्टनर था ना, इकबाल जेड अहमद, वो उनके साथ मीटिंग कर रहा था। मीटिंग से उस बाबे को घसीट के, यार मुझे बहुत दुख होता है। इकबाल जेड अहमद साहब की बिजनेस की 2 नंबरियों के ऊपर हम सबसे बड़े नाकद रहे हैं। JJVL जामशरो जॉइंट वेंचर से लेके हमने हर जगह पे जाके उन पे तनकीद की है। और वो बाबा जी ऐसे हैं कि जब भी मिले हैं तो बड़ी संजीदगी से और हल्का सा मुस्कुरा के उन्होंने हाथ में लाया, कभी शिकवा नहीं किया उन्होंने। लेकिन उस दिन हमें बहुत तकलीफ हुई यार कि इस उम्र में नैब ने जाके उस बंदे को चलती मीटिंग में से गिरफ्तार किया। यार दिस इज टू मच यार।
तो जब लोकल पार्टनर को वहां की नैब या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी गिरफ्तार करके घसीटते हुए ले जा रही है तो वो कंपनी लाएगी ये थे इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल भी नहीं। उनका कहना था कि हम यहाँ पे एलएनजी का एक अलग टर्मिनल लगा लेते हैं $4.5 का एट एन एवरेज, आप हमारे साथ मोक लीजिए 30 साल के लिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो कंपनी चली गई। अब $25 पे लेना पड़ रहा भाई, यही गलती फर्नेस ऑयल में की। और गारंटी भी कोई नहीं, क्योंकि पिछली बिड जो की थी उसका सप्लायर भाग गया, ठीक है। और ये, हाँ, मैं बात बता रहा था कि फर्नेस ऑयल के साथ ये हुई, और फिर हमें, जबकि हमारी उस वक्त एवरेज प्राइस 40 रुपए के, उस वक्त तो 20, 22, 32 का डॉलर था, तो 32 के डॉलर पे हमें 16 रुपए पर यूनिट भी पे करना पड़ा, क्योंकि फर्नेस ऑयल की कीमतें बढ़ गई थी। अब यही रेप्लिका हुआ, यही रेप्लिका हुआ, रेप्लिकेशन हुई। क्या हुई कि नवाज शरीफ साहब के कान में डाला गया कि एलएनजी बहुत सस्ती है, और एलएनजी का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करें, और एलएनजी के ऊपर हम बिजली बनाते हैं। वो कर भी लिया उसने, हाल एग्रीमेंट भी हो गया, ये जिसके ऊपर रगड़ा गया शाहिद खकान अब्बासी को। अच्छा, अगर उस एग्रीमेंट के तहत आने वाली एलएनजी को इन पावर हाउसेस के अंदर डाले तो कोई मसला नहीं, बिजली सस्ती बनेगी। लेकिन बाकी मुल्क का क्या करें जहां पे गैस दस्तयाब नहीं है, और इन गर्मियों में सिस्टम में गैस जो है वो शदीद सर्दियों में जो हुआ करती थी उससे भी कम मौजूद है, उसका क्या करें। तो ये पाकिस्तान के साथ दूसरी दफा मेरी होश के अंदर कम से कम हो रहा है कि हमने एक प्रोजेक्ट सीख किया, उस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूट कर दिया। जब एग्जीक्यूट किया तो रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ गई। इसका एक हल है, और ये सबक है हमारे मंसूबा साजों के लिए। और मुझे कभी मौका मिलेगा प्लानिंग कमीशन में जाके कुछ बात करने का तो मैं करूंगा, सीधा के प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाने का। डोमेस्टिक रॉ मटेरियल के अलावा अगर आप प्लान करेंगे, कोयले का प्रोजेक्ट साहिवाल वाला बंद पड़ा है ना, $300 पे कोयला चला गया, जिसको आपने असेस किया था कि ये 60 के से ऊपर नहीं जाएगा, $100 पर टन तक भी ठीक है, 150 पे भी नहीं रुका, 200 पे भी नहीं रुका, 250 पे भी नहीं रुका, 300 पहुंच गया, 300 पे भी नहीं रुका वो। अब ये 2 तजर्बे पीएमएलएन ने कर लिए हैं, तो आइंदा भाईजान रॉ मटेरियल डोमेस्टिक, ठीक है, ये तय कर ले हमारे प्लानर, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के ऊपर नई प्रोजेक्ट लगाना, रॉ मटेरियल डोमेस्टिक कर, ठीक है, और फिर आप कंप्लीट जल्दी वाइंड अप करें, टाइम खत्म। ये थी कुछ सजेशन, बस मैंने कहा कि मैं याद दिला दूं आपको। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दादा पोता शो आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।